पिछले कुछ टाइम से इंडिया के अंदर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, लोगों के अंदर बीजेपी सरकार को लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक तरफ देश में बार बार पेपर लीक स्कैम हो रहे हैं, स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। दूसरी तरफ देश में जो इकोनॉमी की हालत हो रखी है, रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, बस सेंचुरी लगने की देर है। ऑयल के प्राइसेस भी कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं। ऑयल की प्राइसेस तो एक चीज है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसके साथ में जो इथेनॉल का स्कैम चल रहा है, E20 के कारण जनता में गुस्सा है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, गाड़ियों को माइलेज गिर रहा है। तो जो बीजेपी सरकार पिछले 12 सालों से पावर में है, क्या उनके खिलाफ देश में एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है? अगर हम पैटर्न देखें, एक एक करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखें, तो हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब 2012 में कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगे थे, स्कैम सामने आए थे, तो उसके बाद 2014 में कांग्रेस पावर से हट गई थी। तो क्या ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ? आइए समझने की कोशिश करते हैं, ये बीजेपी सरकार का कोई प्लान है या फिर ये बीजेपी गवर्नमेंट का डाउनफॉल है। बीजेपी के खिलाफ लोगों की फ्रस्ट्रेशन 2024 के इलेक्शन के बाद से देखने को मिलता है। 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट का एक ही नारा था, अब की बार 400 पार। पूरा इलेक्शन कैंपेन ऐसा बना दिया था जैसे इलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो बस। भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी। पूरा देश कह रहा है अब की बार। बट जब लोकसभा के रिजल्ट सामने आए तो उसने सबको शॉक करके धर दिया। जो बीजेपी सरकार कभी 400 पार का नारा दिए थक नहीं रही थी, वही बीजेपी 240 पर सिमट करके रह जाती है। और पावर में आने के लिए भी उन्हें कोalition पार्टीज का साथ लेना पड़ता है। इन सब में सबसे सरप्राइजिंग चीज़ तो ये है कि बीजेपी की सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी फैजाबाद, जहां पर राम मंदिर बनाया बीजेपी ने 500 सालों के बाद, बीजेपी को उसी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ता है। तो ये तो रही 2024 की बात। आज 2026 में तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उसी अयोध्या राम मंदिर के अंदर अब तो सीधे सीधे चंदा चोरी होने लग गया। जून 2026 में खबर आई कि मंदिर के दान पात्र और कैश काउंटिंग रूम में करोड़ों के कैश, सोना, चांदी गायब किए जा रहे हैं। 40 दिनों के अंदर 70 से ज़्यादा बार दान के कैश बंडल को छुपाकर भेजा गया। राम मंदिर के अंदर करोड़ों की चोरी हुई और ये चोर अभी तक पकड़े भी नहीं गए। बीजेपी हिस्टोरिकली अपर कास्ट हिंदुओं की पार्टी रही है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि बीजेपी का वही कोर वोट बैंक उनसे डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जनवरी 2026 में यूजीसी के एक नियम कानून ने इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ को प्रोटेस्ट जोन बना दिया था। तो ये कानून डिस्क्रिमिनेशन, सुसाइड को रोकने के लिए लाया गया था। कोई अपर कास्ट स्टूडेंट किसी लोअर कास्ट स्टूडेंट के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट करे तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। वहीं पर अगर वो लोअर कास्ट का पर्सन फॉल्स एलिगेशन लगा दे तो फिर ऐसे में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बाद में जाकर के फिर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन पे स्टे लगाया। तो ये कुछ बीजेपी सरकार की पॉलिसीज है जिनके कारण उनका कोर वोटर बैंक अपर कास्ट हिंदू भी बीजेपी से डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन की। देश की जो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है उसे देख लेते हैं। एक तरफ तो बीजेपी की सरकार का एक ही दावा रहता है कि भारत आज के डेट में दुनिया की 6th सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। ये एक साइड की स्टोरी है जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट हमारे सामने रखती है। इसकी दूसरी साइड की रियलिटी कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन नहीं बताएगा कि जो देश की इकोनॉमी है वो भले ही कितनी बड़ी बन जाए, जब तक एक आम इंसान की जेब, उसकी इनकम नहीं बढ़ती तब तक कुछ फ़ायदा नहीं। जो एक आम इंसान है वो आज की डेट में सबसे पहले जॉब क्राइसिस फेस कर रहा है। नो डाउट जो जॉब मार्केट है उसमें जॉब ना होने का सबसे बड़ा कारण तो खुद हम ही है। हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है जिसके कारण ही आज एक युवा जॉब ले पाने में कैपेबल नहीं हो पा रहा। इस टॉपिक के ऊपर मैं कभी और बात करूंगा, बट अभी हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट का। तो इंडिया हर साल 9 मिलियन ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करता है। 40% ग्रेजुएट अंडर 25 वो अनएम्प्लॉयड हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि जो पर्सन जितना पढ़ा लिखा होगा उसके उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बेरोजगार देखने मिले। इंजीनियर्स की स्टोरी तो हम सब जानते हैं कि कैसे हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं
और फिर उनमें से कई सारे अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो रुपीस की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रही है। आपको याद होगा जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2014 के पहले तक, तब रुपये की वैल्यू 60-65 के अराउंड हुआ करती थी, और आज बीजेपी की गवर्नमेंट में ये 96 तक पहुंच चुका है। बस सेंचुरी लगने की देर है। रुपी अभी के टाइम पर एशिया की सबसे वीकेस्ट करेंसी है। अब तक इंडिया की इकोनॉमी में से फॉरेन इन्वेस्टर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स विड्रॉ कर लिए हैं। किसी भी देश की करेंसी तभी वीक पड़ती है जब उस देश की इकोनॉमी कमज़ोर पड़ती है, जब फॉरेन इन्वेस्टर उस देश से पैसा निकालने लगते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर तभी अपना पैसा निकालते हैं जब उन्हें उस देश में कोई फ्यूचर ना दिखाई दे। लोगों को क्या लगता है कि डॉलर मजबूत हो या कमज़ोर, उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है जब उन्हें तो रुपीस में ही ट्रांजैक्शन करना हो तो। बट रियलिटी ये है कि रुपये के कमज़ोर होने से सबसे पहला असर आप ही की जेब पे पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अपने ज़्यादातर गुड्स को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट उतना नहीं करता। इंडिया जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंपोर्ट करेगा तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। रुपये के बढ़ने से बाकी चीज़ों पर एक बार को उतना इम्पैक्ट आए या ना आए, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आएगा, क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। और ग्लोबल टेंशन से जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस $95, $100 जाते हैं तो इंडिया को बिलियंस ऑफ एक्स्ट्रा डॉलर खर्च करना पड़ता है। सो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे जाना काफ़ी हद तक फॉरेन कंट्रीज़ पर वॉर्स पे भी डिपेंड होता है, जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। बट इंडिया के अंदर जो लोगों की गाड़ियों के साथ बीजेपी सरकार और नितिन गडकरी जो स्कैम लोगों के साथ कर रहे हैं, सीधे सीधे लोगों को लूटा जा रहा है इथेनॉल के नाम पर। तो अप्रैल 2025 से 26 के बीच पूरे देश के पेट्रोल पंप पर E20 फ्यूल यानी 20% इथेनॉल ब्लेंड कंपलसरी होगा। गवर्नमेंट का तो क्लेम था कि इससे इंपोर्ट बिल बचेंगे, पेट्रोल का कॉस्ट कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। पहले देखिए, जो ये E5 और E10 है, इनमें इथेनॉल परसेंटेज कम होता है, जिसे ओल्ड इंजन की कार्स ईजिली हैंडल कर लेते हैं। बट E20 पेट्रोल के साथ में पूरा गेम ही अलग है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी नॉर्मल पेट्रोल से 33% कम है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? गाड़ियों का सीधे माइलेज गिर रहा है। इसके अलावा सबसे सरप्राइजिंग चीज़ तो ये है कि इंडिया में जो 80% गाड़ियाँ हैं वो इथेनॉल को सपोर्ट ही नहीं करती, स्टिल गाड़ियों के अंदर इथेनॉल डाला जा रहा है। इससे लोगों के लिटरली व्हीकल्स के पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं। सिंपली मतलब इतना सा है कि प्राइस आप लोग पूरे पेट्रोल के दोगे और मेंटेनेंस पर एक्स्ट्रा हजारों का खर्चा आप ही की जेब से जाएगा। जब भी लोग सवाल करते हैं नितिन गडकरी से इथेनॉल का लेकर के, तो जवाब आता है कि जापान और ब्राज़ील तो E80, E100 तक पहुंच चुके हैं। इस आर्ग्यूमेंट का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ब्राज़ील ने आज से नहीं बल्कि 50 साल पहले से इन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। US, यूरोप में आज भी E10 तक ही है, और इन देशों में मल्टीपल ऑप्शन भी होते हैं कि आप अपने गाड़ी के अकॉर्डिंग फ्यूल भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर कंज्यूमर का फायदा नहीं हो रहा तो आखिर फायदा हो किसका रहा है? इसका क्लियर जवाब है, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को फायदा हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा। नितिन गडकरी इथेनॉल पॉलिसी को कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं, और उन्हीं के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी CN एग्रो इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। ये पॉलिसी आते ही नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन हजारों करोड़ों तक पहुंच जाता है। जब पॉलिसी बनाने वाले और उसी पॉलिसी से हजारों करोड़ों कमाने वाले एक ही परिवार से हो, तो इस ग्रीन मिशन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठना लाजमी है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी इंडिया में नीट, UGC या कोई पेपर लीक होता है तो मिनिस्टर और NTA के ब्यूरोक्रेट आ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नए लॉस ला रहे हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। इसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि देश का एजुकेशन सिस्टम चाहे कोलैप्स ही क्यों ना हो जाए, उनका अपने बच्चे का फ्यूचर 100% सेफ है। देश के नेता स्पीच देते हैं विश्व गुरु का, आत्मनिर्भर भारत का, और कहता है कि फॉरेन की पढ़ाई से देश के फॉरेक्स रिजर्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन जब बात खुद के बच्चों पर आती है तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के अलावा और कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। पिछले 10 सालों में करीब 150 पेपर लीक हुए, जिससे ऑलमोस्ट 6 से 7 करोड़ स्टूडेंट और उनकी फैमिली डायरेक्टली अफेक्ट हुई।
आम भारतीयों के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक मजाक बन करके रह चुका है। अगर मेहनत की तो पेपर लीक हो जाएगा, कोर्ट के चक्कर काट काट करके उम्र निकल जाएगी। जिन पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर के हाथों में इस पूरे सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी है, उनके बच्चों को ना पेपर लीक का डर है और ना ही एनटीए की लापरवाही का, और ना ही उन्हें किसी सरकारी नौकरी के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। तो सीजेपी और देश के जेनजी स्टूडेंट के स्ट्रीट प्रोटेस्ट के बाद काफ़ी प्रेशर बनाने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ता है। सोशल मीडिया पर तो इसे स्टूडेंट की जीत और यूथ पावर का कमबैक बताया जा रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जैन ने रिजाइन तो ले लिया और नया एजुकेशन मिनिस्टर भी बन गया, बट क्या सही में इससे एजुकेशन में कोई चेंज आएगा, या फिर ऐसा हो गया कि एक चेहरा बदल करके दूसरा चेहरा आ गया, बाकी स्कैम पेपर लीक वैसे के वैसे ही है। वेल, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए।